हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। आप सभी बच्चों को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ आज मेरा भी जन्मदिन है, मेरा भी बर्थडे है। तो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको भी बर्थडे विश जरूर कर सकते हो आप लोग। अब जैसा आप लोगों को पता है कि 4 तारीख से आप लोगों का इंग्लिश कोर्स, सबसे पहले 4 तारीख से आपका एसए 2024 यानी कि हाफ ईयरली क्लास 12 का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और सबसे पहला पेपर आप लोगों का इंग्लिश का है। और इंग्लिश का अभी तक अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं किया, इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है, इंग्लिश में बहुत डाउट है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं है। हम आप लोगों को इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू कर लो। इतना कर लेने के बाद हम आपको लिख के देते हैं कि 110% आपका एक एक क्वेश्चन इसी के अंदर से होगा। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। आपको जो 40 गो एमसीक्यू पूछने वाला है, 40 का 40 एमसीक्यू आपका इसी वीडियो से होगा। इस वीडियो के बाहर से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को इंग्लिश में नहीं पूछने वाला है। आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाला है। 110% हम आपको लिख करके दे रहे हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो, अभी तक आपने इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, हेजिटेट ना हो, टेंशन ना हो। इंग्लिश में जो भी चीज पढ़ रहे हैं सबको साइड कर दो, सबको छोड़ दो और सिर्फ हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ करके एसए 21 यानी हाफ ईयरली का इंग्लिश कोर का एग्जाम देना। 100% आपको यहीं से सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और हाँ, वीडियो को शेयर कर देना। आर्ट्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स और साइंस को शेयर कर देना, साइंस के स्टूडेंट है तो आर्ट्स और कॉमर्स को शेयर कर देना, कॉमर्स का स्टूडेंट हो आर्ट्स और साइंस को शेयर कर देना, क्योंकि सभी लोगों का इंग्लिश सेम ही है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेकर के पढ़ते जाना। बड़ा मजा आएगा पढ़ने में और एक एक क्वेश्चन एकदम मजा आएगा पढ़ने में, बोल रहे हैं ना। चलो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख दिए हैं जेक बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम। ठीक है, कब है? 2024-25 वाला। चलो समय नहीं गवाते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप लोग को इस साल एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, सबसे पहले आपको एडवांस राइटिंग स्किल यानी नोटिस, रिपोर्ट, आर्टिकल, लेटर, यहां से कम 3 से 4 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एडवांस राइटिंग स्किल का एमसीक्यू को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और हाँ, एक एक क्वेश्चन जो उठाए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में झारखंड एकेडमिक काउंसिल पूछ चुका है और झारखंड एकेडमिक काउंसिल कई बार चैप्टर्स को रिपीट करता है, इसलिए इसको करना और ज्यादा जरूरी है। पहला क्वेश्चन, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट जर्नली विथ, यानी जब कभी भी हम एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसको हमेशा स्टार्ट किस चीज से करते हैं? जो स्टूडेंट हमसे एडवांस राइटिंग स्किल में नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर सब चीज पढ़ा है, उसको पता होगा कि जब कभी भी हम लोग एक लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर, फिर चाहे वो लेटर टू एडिटर हो या तो फिर सपोज कर लो हम लोगों का वो लेटर टू एडिटर हो, या तो फिर पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हैं, किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं, हमेशा वो स्टार्ट होता है सेंडर्स एड्रेस के साथ। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं सबसे टॉप में। ठीक है, तो हमेशा एक फॉर्मल लेटर स्टार्ट होता है सेंडर्स के एड्रेस के साथ। स्क्रीनशॉट लेते जाना। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है एब्रिविएशन एंड सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन। जब हम लोग मतलब कौन सा चीज बनाते समय हम लोग एब्रिविएशन और सिंबल्स को फ्रीली यूज करते हैं, तो हमेशा याद रखना नोट्स मेकिंग करते समय। हम एक वीडियो में आप लोगों को पढ़ाए भी थे नोट्स मेकिंग, जो इस साल आप लोगों को कम से कम आपको 6 नंबर का इस साल एग्जाम में नोट्स मेकिंग पूछेगा। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग किसी भी पैराग्राफ का नोट मेकिंग करते हैं तब हम हमेशा एब्रिविएशन और सिंबल्स का यूज करते हैं। एब्रिविएशन और सिंबल क्या होता है हम डिटेल में पढ़ाए हैं वहां पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग बोल रहा है वाइल मेकिंग नोट्स, जब हम लोग एक नोट्स तैयार करते हैं, वी राइट ओनली इन, तब हमको नोट्स मेकिंग करते समय हमेशा हम लोगों को किन चीजों में लिखना चाहिए? तो हमेशा हम लोगों को फेजेज में। किसमें लिखना चाहिए? नोट मेकिंग करते समय हमेशा हम लोगों को फेजेज में लिखना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। जब हम लोग एक समरी राइटिंग बना रहे हैं तो समरी राइटिंग करते समय हमको इन चारों में से समरी को कैसे नहीं लिखना चाहिए? तो यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि जब हम लोग एक पैराग्राफ का, सपोज कर लो ये पैराग्राफ है, उसमें जो भी चीज दिया है अगर हम इसका समरी राइटिंग कर रहे हैं तो यही पैराग्राफ में डिट्टो जो चीज लिखा है हमको उसी चीजों को लिखना नहीं है। तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे हम लोग बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लेटर टू एडिटर लिखते समय यहां से क्या नहीं होता है? तो टाइटल। लेटर टू एडिटर लिखते समय टाइटल नहीं होता है, बाकी सैल्यूटेशन होता है, डेट भी होता है, सिग्नेचर भी नीचे होता है, टाइटल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? टाइटल नहीं होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज
रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। जब हम लोग कभी भी कोई आर्टिकल लिखते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं? तो आर्टिकल के सबसे स्टार्टिंग में हम लोग टाइटल लिखते हैं। आर्टिकल के सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं? टाइटल। उस टॉपिक को लिखते हैं, उसके नाम को लिखते हैं कि आर्टिकल किसके बारे में लिख रहे हैं। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, ब्लैक मनी हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया, माई ड्रीम हो गया, ठीक है, मेरा भारत महान हो गया। किसी भी चीज के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग में उसका टाइटल लिखा जाता है सर जी। चलो आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, हाँ बोल रहा है इन नोटिस राइटिंग, जब हम एक नोटिस राइटिंग कर रहे हैं, द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस, यानी जब हम लोग एक कभी भी एक नोटिस लिखते हैं तो उस नोटिस में जो स्कूल कॉलेज का नाम होता है वो हमेशा टॉप में लिखा जाता है, हमेशा बिगिनिंग में लिखा जाता है, हमेशा टॉप में लिखा जाता है, एट द टॉप। याद रखना, नोटिस में हमेशा इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम टॉप पे लिखा जाता है। हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए थे, इस साल फाइनल एग्जाम में आप लोगों को 5 नंबर का नोटिस से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इन ए लेटर टू एडिटर सैल्यूटेशन इज रिटेन जस्ट आफ्टर। जब हम लोग लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो सैल्यूटेशन को ठीक किसके बाद में लिखते हैं? सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। किसके बाद में? सब्जेक्ट के बाद। सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस होता है, उसके बाद डेट होता है। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, उसके बाद डेट होता है, उसके बाद रिसीवर्स का एड्रेस होता है, और इसके बाद हम लोग लिखते हैं आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के ठीक नीचे हम लोग लिखते हैं सैल्यूटेशन को। सैल्यूटेशन के बाद नीचे सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। चलो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हर क्वेश्चन जेक बोर्ड का पूछा वाला क्वेश्चन है जो आप लोगों को रिपीट करेगा इस बार। व्हाट इज करेक्ट वेज टू रिटेन द सब्सक्रिप्शन इन फॉर्मल लेटर। जब हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं यानी सैल्यूटेशन लिखने के बाद, बॉडी लिखने के बाद लास्ट में योर थैंकफुल्ली या तो फिर ये थैंकिंग यू या योर ट्रस्टफुल्ली जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? योर ट्रूली। देखो ऐसे लिखते हैं, स्पेलिंग देखना, योर का वाई कैपिटल लेटर में होगा, बाकी सब स्मॉल होगा, और ट्रूली का टी बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ तो सब योर ट्रूली ही लिखा है, लेकिन तरीका होता है कि स्टार्टिंग का वाई और यहाँ ट्रूली का टी ये कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा, ठीक है। ये हम आप लोगों को पहले भी समझाए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे बोल रहा है इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, यानी जब हम लोग एक रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं तो रिपोर्ट राइटिंग करते समय रिपोर्ट का लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? हमेशा होना चाहिए एम्बिगियस। और याद रखना, एक रिपोर्ट राइटिंग करते समय जो नरेशन लिखते हैं हम लोग वो हमेशा इमीडिएट पास्ट फॉर्म का होना चाहिए। किसका होना चाहिए गुरुजी? इमीडिएट पास्ट फॉर्म का होना चाहिए। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इस बार पूछे। एक रिपोर्ट राइटिंग करते समय नरेशन को हमेशा इमीडिएट पास्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कई बार। देखो बोल रहा है नोटिस यूज्ड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन द न्यूज़पेपर। ये तो एकदम ऐसा लगता है जैसे मेहमान बन गया है, हर एग्जाम में ये आता ही आता है। जब कभी भी गवर्नमेंट एक नोटिस निकालता है तो उस नोटिस को वो न्यूज़पेपर के हेल्प के सहायता से बताता है। किसके हेल्प के सहायता से? न्यूज़पेपर के हेल्प के सहायता से बताता है। आगे नेक्स्ट में बोल रहा है व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर। एक नोटिस जो है वो रीडर को क्या देता है? तो किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी शुड नॉट इंक्लूड डॉट 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 इन रिपोर्ट राइटिंग। इन तीनों में से, इन चारों में से किसको रिपोर्ट राइटिंग करते समय ऐड नहीं कर सकते हैं? तो याद रखना, पर्सनल कमेंट्स, पर्सनल कमेंट, पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल थॉट्स, इन चीजों को रिपोर्ट राइटिंग करते समय ऐड नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट में वही चीज को लिखेंगे जो एग्जैक्ट हुआ था। अपना पर्सनल कमेंट्स, अपने पर्सनल ओपिनियन, अपने पर्सनल इमोशंस को उसके ऊपर हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। इन चारों में से कौन सा जो है वो आर्टिकल राइटिंग का पार्ट नहीं होता है? तो जब कभी हम लोग एक आर्टिकल लिखते हैं तो वहां कभी भी हम लोग सैल्यूटेशन नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये जो सैल्यूटेशन होता है ना मेरा, ये सैल्यूटेशन पार्ट होता है हम लोगों का लेटर का। किसका पार्ट होता है? लेटर का, ठीक है। बाकी सब जो है हम लोगों का आर्टिकल का पार्ट होता है। यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, यानी एक स्कूल और कॉलेजेस में जो नोटिस आता है वो नोटिस किसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है? स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। हम लोग जितना भी नोटिस किए थे, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, समर कैंप हो गया, आपका डांस कॉम्पिटिशन हो गया, कल्चरल प्रोग्राम हो गया, एनुअल स्पोर्ट डे हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप, हर चीज के बारे में स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है व्हाट टू लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। लेटर टू एडिटर हमेशा किसके लिए लिखा जाता है? न्यूज़पेपर के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर वाला ही एडिटर होता है, तो लेटर टू एडिटर हमेशा न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी शुड नॉट इंक्लूड डॉट 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 इन। अभी तो हम बताए थे एक रिपोर्ट राइटिंग करते समय हम उसमें क्या ऐड नहीं कर सकते हैं, अपने पर्सनल कमेंट्स को ऐड उसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वाइल राइटिंग ए रिपोर्ट नरेशन ऑफ द इवेंट्स आर ऑलवेज रिटन इन। हम बताएं एक रिपोर्ट लिखते समय नरेशन को हमेशा इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर जी, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार ये पूछा है। हो गया हम लोगों का इतना ही, यानी अगर आप लोग एडवांस राइटिंग स्किल में इतना अगर 17 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये 17 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मच मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा आपको कुछ और देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बुक में आते हैं। बुक का फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। हम आप लोगों को लास्ट लेसन पूरा डिटेल्ड में कराए हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो फ्लेमिंगो बुक का सारा स्टोरी हम खत्म कर चुके हैं। कल से हम पोयम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, लेकिन चूंकि स्पेशली एसे 21 यानी कि एसे 24 यानी कि हाफ ईयरली के लिए तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए हम इसमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाल के ला दिए जो हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछेगा यहीं से कि एक दो क्वेश्चन। Which languages was imposed on the French speaking district of Alsace and Lorraine? यानी एल्सेंस और लॉरेंस में जो स्कूल था वहां पे फ्रेंच को पढ़ना बंद करके कौन सा लैंग्वेज पढ़ने के लिए कहा गया था? तो जर्मनी लैंग्वेज। आया था ना भाई बर्लिन से ऑर्डर कि कल से जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई होगा, ठीक है। बहुत डिटेल्ड में और अच्छा से कराया और हमको पूरा उम्मीद है फ्लेमिंगो बुक का तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, हम सब चीज कराए हैं। बोल रहा है फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन। फ्रेंच को किस चीज का तैयारी करके आने को कहा गया था या किस चीज का होमवर्क मिला था? पार्टिसिपल्स का होमवर्क उसको मिला था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बोला गया हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व टू द फॉर द स्कूल। एम हेमल स्कूल में पिछले कितने सालों से पढ़ा रहे थे? पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे। कौन से भाषा को पढ़ा रहे थे? तो वो फ्रेंच लैंग्वेज को वहां पे पढ़ाया करते थे पिछले 40 सालों से। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट डिड हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। एम हेमल जो टीचर थे उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था? उन्होंने यहां से सब कहा था। उनके अनुसार फ्रेंच लैंग्वेज इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज इज ए मोस्ट क्लियरलेस लैंग्वेज और लॉजिकल लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज यहां से सब है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मजा आ रहा होगा ये सब तो एमसीक्यू करने में, क्योंकि एक एक एमसीक्यू पहले ही करवाए थे। फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। फ्रेंच हमेशा स्कूल को बंक मार के स्कूल से छुट्टी लेके कहां भाग जाया करता था? कलेक्ट बर्ड एग्स, चिड़ियों के अंडे को कलेक्ट करने के लिए वो हमेशा भाग जाया करता था, ठीक है। आगे नेक्स्ट में बोल रहा है क्वेश्चन पे द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। स्टोरी जो है लास्ट लेसन वो किस चीजों के बारे में बताता है? तो ये प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में बताता है। किसको? प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। चलो आगे आते हैं। और एक चीज, जितना भी चैप्टर आप लोगों का एसे 21 में है, एसे 22 में है, आप लोग एक काम करोगे, हमेशा हर स्टोरी का ऑथर और पोएट का नाम जरूर याद करके जाना, एग्जाम में पूछेगा। हम जो पहले भी करवाए थे। बोला गया है व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द लास्ट डे। एम हेमल से मिलने गांव के लोग क्यों आए थे? क्योंकि टू शो ग्रेटाट्यूड, उनको आभार व्यक्त करने के लिए आए हुए थे, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को बोल रहा है व्हाट डिड चेंज फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल डाइट डे। उस दिन स्कूल में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से एम हेमल के प्रति उस लड़के का इमोशंस बदल गया था? ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ये जो बर्लिन से ऑर्डर आया था कि कल से साहब फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं होगा, कल से एम हेमल स्कूल नहीं आएगा, इस वजह से उसका फीलिंग जो है वो बदल गया था। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हेमल सरप्राइज फ्रेंच। एम हेमल का कौन सा रवैया से फ्रेंच बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था? तो एम हेमल का सॉफ्ट एंड काइंडनेस, क्योंकि एम हेमल उस दिन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और काइंडनेस बिहेव कर रहे थे, जो कि वो नॉर्मली वैसा नहीं थे। बोला गया हु वाज एम हेमल। एम हेमल कौन है? तो एम हेमल एक लैंग्वेज टीचर हैं, एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है जो एल्सेंस में पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे। आगे व्हाट ऑर्डर हेड कम फ्रॉम बर्लिन। ऑर्डर बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था? बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि कल से सिर्फ जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई यहाँ पे होगा। जर्मन लैंग्वेज कुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेंस एंड लॉरेंस। करवाए हैं ना? बताओ एक एक क्वेश्चन करवाए हैं कि नहीं करवाए? सारा क्वेश्चन करवाए, ठीक है। इसीलिए लेकिन अभी जो लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं हाफ ईयरली का, वो ये सब क्वेश्चन कर लो, क्योंकि इसके बाद फाइनल एग्जाम में तो एमसीक्यू कम पूछेगा, सब्जेक्टिव ज्यादा पूछेगा ना। तो जितना भी हम फ्लेमिंगो और बिस्तास बुक का ए टू जेड चैप्टर, एक एक एमसीक्यू, एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब करवाए हैं, फ्लेमिंगो बिस्तास दोनों बुक का, तो उसको भी जा करके देख लेना। पहले एसे 1 का एग्जाम देके आ जाओ, एग्जाम देके आने के बाद फ्री होकर के इंग्लिश हमसे पढ़ लेना। 100% सिलेबस तैयारी हो जाएगा। इंग्लिश में 100 में 100 मार्क्स तक स्कोर कर जाओगे आप लोग।
आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, व्हाट डिड हाउजर ब्रिंग, वो जो हाउजर था वो क्या लेके आया था, तो हाउजर ओल्ड प्राइमर लेकर के आया था, यानी एक तरीके का पुराना पुस्तक होता है फ्रेंच लैंग्वेज का वो। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन का, व्हाट ब्रिंग एम हेमल इन द स्कूल लास्ट डे, एम हेमल स्कूल में लास्ट दिन क्या लेके आया था, तो ए न्यू नोटबुक, एक नया नोटबुक लेकर के आया था जो बच्चों को वो बांटा था। बस इतना ही क्वेश्चन करना लास्ट लेसन से और नहीं करना। चलो हम लोगों का लेसन 2 है लोस्ट स्प्रिंग, इसका क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, द रेक पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, रेक पिकर के पास आइडेंटिटी नहीं था लेकिन उन लोगों के पास क्या था, राशन कार्ड था। क्या था, राशन कार्ड था। आगे क्वेश्चन में, हु वाज साहेब, साहेब कौन था, तो साहेब एक रेक पिकर चाइल्ड था जो बांग्लादेश से माइग्रेट करके इंडिया आया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। साहेब एक रेक पिकर चाइल्ड था, कूड़ा कचरा चुनने वाला बच्चा था। फ्रॉम वेयर डिड साहेब हेड कम फ्रॉम, साहेब कहां से आया था, तो ढाका जो बांग्लादेश का राजधानी है वहां से आया था। ढाका बांग्लादेश का राजधानी। एक एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो हम आपको करवाए हैं। अगर आप हमसे पहले से लेक्चर वीडियो कंटिन्यू पढ़े हो तो भाई ये सब तो कुछ नहीं होगा आपके लिए, एकदम बच्चा का खेल होगा, एकदम बोलिएगा कि क्या सर मजा आ गया पढ़ के, वाह। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन है, तो मुकेश एक बेंगल मेकर बॉय है जो फिरोजाबाद में रहता है। मुकेश और मुकेश का पूरा परिवार चूड़ी बनाने का काम करता है, लेकिन मुकेश का ड्रीम है कि आगे जाके वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा और मोटर मैकेनिक बनने के लिए मुकेश गैरेज जाना चाहता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर, फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है, बेंगल मेकल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा जो चूड़ियां बनती है वो फिरोजाबाद में ही बनता है, कांच का चूड़ी। ठीक है, इसीलिए फिरोजाबाद बेंगल मेकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ, मुकेश किस परिवार से ताल्लुक रखता था, तो मुकेश एक बेंगल मेकर्स था और उसका परिवार चूड़ियां बनाने का काम करता था। मुकेश भी इसी फैमिली से बिलोंग करता था, वो भी चूड़ियां बनाया करता था। आगे, मुकेश वांट्स टू बी ए, मुकेश क्या बनना चाहता था, तो मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। आगे बोल रहा है, साहेब लिव्स इन, साहेब जब बांग्लादेश से माइग्रेट करके इंडिया आया तो वो इंडिया में कहां रहने लगा, सीमापुरी में। कहां रहने लगा, सीमापुरी में। अब आप हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ये बता देना कि साहेब जो है वो बांग्लादेश से इंडिया कब आया था, कब आया था, हम पहले पढ़ाए हैं ना, हमको बता देना इसका आंसर। हम देखेंगे कितने लोग वीडियो को देख रहे हो। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, ऑथर के रिगार्डिंग चिल्ड्रेंस के लिए गार्बेज क्या है, तो एक वंडर प्लेस है। और यही चीज अगर पूछता, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन नहीं, ओल्डर यानी बड़े लोगों के लिए जो है वो गार्बेज क्या था, तो बड़े लोगों के लिए गार्बेज एक सर्वाइवल का जरिया था। क्या का जरिया था, सर्वाइवल का जरिया था। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हुम डज एनी जंग एनकाउंटर, ये गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हमसे। ठीक है, यहाँ एनिस जंग होगा, ऑथर का नाम है। हुम डज एनिस जंग एनकाउंटर इन हर नाइबरहुड, यानी हर सुबह यानी हर दिन एनिस जंग किससे मिल जाती थी, तो साहेब से। ये हम स्टोरी में आप लोगों को सुनाए थे ना, कहां से मिल जाती थी, साहेब से। आगे बोल रहा है, कैन ए गॉड गिवन लीनेज इवन बी ब्रोकन, यानी भगवान ने जो हमारे किस्मत में लिख के भेजा है, ऊपर वाले का जो लिखा हुआ चीज है, क्या उस किस्मत को कभी हम बदल सकते हैं। ये किसने कहा था, तो ये मुकेश की ग्रैंड मदर ने कहा था, उनकी जो दादी जी है उन्होंने ऑथर एनिस जंग से ये बात कही थी। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट वाज द रीजन ऑफ रेक पेकिंग इन सीमापुरी, सीमापुरी में लोग कूड़े कचरा क्यों चुना करते थे, इसलिए क्योंकि एक्सट्रीम पुवर्टी, वहां पे अत्यंत गरीबी था और सारे लोग सीमापुरी में जो आए थे वो बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए थे, उन लोग के पास नौकरी वोकरी नहीं था, अत्यंत गरीबी था वहां, इसके वजह से वो लोग कूड़ा कचरा चुना करते थे, जिसमें से साहेब भी एक था। अब आओ लेसन 3, लेसन 3 का नाम डीप वाटर, इसको भी एकदम डिटेल्ड में अच्छे से करवाए हैं, बड़े मजा से करवाए हैं ये चैप्टर को। बोला गया है, व्हेन एवर टेरर अटैक अगेन डगलस कुड स्टार्ट, जब कभी भी विलियम डगलस को पानी में डूबने का डर सताता था तो विलियम डगलस क्या करने लगता था, लाफिंग, विलियम डगलस हंसने लगता था। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर का टेरर खत्म हो गया था। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है, how old was Douglas when his father to give the beach in California, यानी विलियम डगलस कितने सालों के थे जब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच गए थे, तो वो 3-4 सालों के थे। कितने के थे, 3-4 सालों के थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच फियर ऑफ डगलस दैट विच फियर ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टॉक अबाउट इन डीप वाटर, किस तरीके का डर विलियम डगलस यहाँ बताते हैं इस स्टोरी में, तो फियर ऑफ वाटर, उनको जो पानी से उतना डर लगता था उसके बारे में विलियम डगलस इसमें बताते हैं।
आगे, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन द स्कूल ऑफ याकीमा, याकीमा के स्कूल में ऑथर पिछले कितने सालों से पढ़ाया करते थे? तो 2 सालों से याकीमा के स्कूल में वो पढ़ाया करते थे। याकीमा क्या था? तो एक रिवर था। आगे, वाईएमसीए स्टैंड फॉर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वाईएमसीए का फुल फॉर्म होता है यंग मेंस ऑफ क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। यंग मेंस ऑफ क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये वाईएमसीए का फुल फॉर्म है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बोला गया है हु थ्रो डगलस इनटू द स्विमिंग पूल, डगलस को पानी में कौन फेंक दिया था? तो एक बिग यंग बॉय, एक जो बुली बॉय था वो पकड़ करके उसको फेंक देता है, जिधर 9 फीट गहरा पानी होता है स्विमिंग पूल का, उधर फेंक देता है। स्टोरी में सुनाए थे ना। व्हाट इज याकीमा, याकीमा क्या है? याकीमा एक रिवर का नाम है। हर एक क्वेश्चन वही है जो कराए हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन वही पूछेगा जो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विम, डगलस कितने सालों के थे जब उसने तैरना सीखने डिसाइड किया? तो वो 10-11 साल के थे, 10 और 11 ईयर्स व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। आगे बोल रहा है, व्हाट डिड विलियम डगलस डिजायर फॉर, विलियम डगलस क्या करना चाहते थे? तो विलियम डगलस जो है वो तैरना सीखना चाहते थे, टू लर्न स्विमिंग, वो तैरना सीखना चाहते थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ डिस्टेंस डगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंथवर्थ, जब वो विलियम डगलस तैरना सीख गया तो वे लेक वेंथवर्थ में जाके कितने माइल्स तक वो मतलब तैरे थे? 2 माइल्स। कितने माइल्स तक? 1 मिनट, 5 माइल्स को दिखा रहे जी। 2 माइल्स तक तैरे थे। कितने माइल्स? 2 माइल्स। तब उसको लगा कि नाउ आई हैव कॉन्कर्ड माई ओल्ड टेलर एंड आई लर्न स्विमिंग। बोल रहा है लेसन फॉर लेट ट्रैप, और लेट ट्रैप देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बोल रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द रेड ट्रैप, सेल्मा लेगरलोफ इसके ऑथर है। हर स्टोरी का ऑथर का नाम, पोएट का नाम जरूर याद रखना, एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछेगा। बोल रहा है इन पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, पेडलर के हिसाब से ये पूरा वर्ल्ड कैसे दिखता था? रेड ट्रैप जैसा। वो ऑल वर्ल्ड वाज नथिंग जस्ट लाइक ए रेड ट्रैप, ठीक है। हम पढ़ाए हैं एक एक चीज, बड़े मजे में पढ़ाए हैं ये सब। बोल रहा है व्हाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर, पेडलर लोगों के घर में रात को रुकने के लिए जगह क्यों ढूंढा करता था? क्योंकि उसके पास अपना खुद का घर नहीं था, बिकॉज ही हैड नो होम, क्योंकि उसके पास अपना खुद का घर नहीं था। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है हु ऑफर्ड शेल्टर टू पेडलर, पेडलर को जो है वो रात को रुकने के लिए शेल्टर कौन देता है? तो रात को पेडलर को रुकने के लिए शेल्टर कौन देता है? ओल्ड क्रॉफ्टर, यानी पुराना क्रॉफ्टर जो होता है वो इसको शेल्टर देता है। आगे आते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, ऐसा क्या हुआ पेडलर के साथ जिससे पेडलर का लाइफ फाइनली बदल गया? तो ये हुआ था बिकॉज ऑफ एडलाज काइंडनेस एंड केयर, एडला का जो काइंडनेस और केयर था, एडला विल्मेंसन जो उसका उतना ज्यादा केयर की थी, उसका उतना ज्यादा ख्याल रखी थी, इस वजह से उसका लाइफ बदल गया। आगे, हाउ मेनी मनी हैड द पेडलर स्टोरन फ्रॉम क्रॉफ्टर, वो जो पेडलर था वो क्रॉफ्टर से कितने मनी चुरा करके भागा था? 30 क्रोनोर चुरा करके भागा था। 30 क्रोनोर, क्रोनोर सुरेन का करेंसी है, और ये क्वेश्चन हम द रेड ट्रैप में आप लोगों को अच्छा से सिखाए थे। बोला गया हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर, वो जो क्रॉफ्टर था वो पेडलर को कैसा ट्रीट करता है? एकदम बड़ा फ्रेंडली तरीके से ट्रीट करता है। कैसे ट्रीट करता है? फ्रेंडली, एकदम फ्रेंडली मैनर में उसको वो ट्रीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, बोला गया है हु यूज टू मेक रेड ट्रैप, रेड ट्रैप बनाने का काम कौन करता था? पेडलर। रेड ट्रैप बनाने का काम कौन करता था? पेडलर रेड ट्रैप बनाने का काम करता था, ठीक है। आगे इंडिगो, और इंडिगो जो है, हालांकि इंडिगो हमको नहीं लगता है कि इंडिगो से क्वेश्चन शायद पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन चूंकि ये अक्टूबर का सिलेबस में, अक्टूबर में जो आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम होता, अक्टूबर में ये सिलेबस में था, और हमको लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम में ये पूछ दे, इसलिए इंडिगो का भी एमसीक्यू कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, इंडिगो का क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट वाज गांधीज डिमांडेड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से कितना रिफंड का डिमांड करते हैं? 50% रिफंड का डिमांड करते हैं जो उन्होंने वहां के शेयर क्रॉपर से लिया था। आगे वो बोला गया हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे, और इंडिगो प्लांटर्स ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, गांधी जी जो बोले थे कि 50% रिफंड चाहिए, तो उसमें से उन लोगों ने कितने परसेंट रिफंड दिया था? 25% रिफंड उन्होंने दिया था। गांधी जी डिमांड किए थे 50 का, लेकिन वो लोग दिए थे 25%। आगे बोल रहा है हु आज राजकुमार शुक्ला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ला कौन थे? तो राजकुमार शुक्ला एक पुअर पीजेंट थे। एक क्या थे? पुअर पीजेंट। अगर यहाँ पे रहता शेयर क्रोपर्स तो अनडाउटेडली आप जो हो वो शेयर क्रोपर्स को यहाँ पे टिक मार देना, ठीक है, शेयर क्रोपर्स। आगे
बोला गया राजकुमार शुक्ला हैज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। राजकुमार शुक्ला को किस तरीके से दर्शाया गया है? तो राजकुमार शुक्ला को एक रिजोल्यूट के रूप में, यानी दृढ़ निश्चयकारी व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। आगे बोला गया व्हेन वाज नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड, नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? वेन नहीं होना चाहिए था, यहाँ गलती से वेन लिख दिए, यहाँ होना चाहिए था वेयर। कहाँ हुआ था नेशनल कन्वेंशन? तो नेशनल कन्वेंशन जो है वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। यहीं राजकुमार शुक्ला जाके महात्मा गांधी जी से मिले थे, स्टोरी में पढ़ाए थे ना बहुत अच्छा से। ठीक है, आगे हाउ मेनी डेलीगेट्स इन कॉन्फ्रेंस, ये जो लखनऊ में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कितने डेलीगेट्स आए थे? तो इसमें आपका 2301 डेलीगेट्स आए थे। कितने डेलीगेट्स? 2301 लोग यहाँ पे जो है वो आए हुए थे। आगे बोल रहा है व्हाई डिड गांधी एग्री टू पे प्लांटर्स ऑफर ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर, गांधी जी 25% रिफंड के लिए क्यों एग्री हो गए? क्योंकि गांधी जी का मानना था वो मोर इंपोर्टेंट देते थे फार्मर्स के प्रेस्टीज को मोर देन मनी। हाँ, एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ये बताना तो नेशनल कन्वेंशन जो लखनऊ में हुआ था वो कब हुआ था, कौन से साल हुआ था? देखते हैं आप लोग को कितना ज्यादा याद है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग हमको कमेंट करके बताना तो कि नेशनल कन्वेंशन जो हुआ था जहां राजकुमार शुक्ला जाके गांधी जी से मिले थे वो कहाँ हुआ, कब हुआ था, कौन से साल पे? अब आते हैं पोयम पे। पोयम में देखो दो ही पोयम है पढ़ने के लिए। सबसे पहला माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट। तो देखो भाई माई मदर एट 66 का क्वेश्चन आंसर चलो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम? माई मदर एट 66 पोयम का पार्ट स्टोरी पोएट कौन है? तो राइट आंसर होगा कमला दास। और हाँ, एक चीज और बता रहे हैं, माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट, इन दोनों पोयम में से कोई एक पोयम का एक्सट्रैक्ट आपको एग्जाम में देगा। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है दोनों में से कोई एक दे सकता है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक जो पोयम दिया हुआ है, चाहे वो माई मदर एट 66 लिख ले लो या तो फिर आप ले लो कीपिंग क्वाइट, उन दोनों पोयम में से कोई एक पोयम का बीच का पार्ट निकाल के दे देगा और उसके बारे में पूछेगा कि बताओ इसका पोएट कौन है, और पूछेगा कि इसका एक या दो क्वेश्चन पूछता है, दो क्वेश्चन में भी उस पोयम को निकाल करके पूछेगा। इसलिए आप एक बार माई मदर एट 66 और आपका ये कीपिंग क्वाइट का एक बार पोयम पढ़ के जाना, आपको पता चले कि ये चीज जो है वो माई मदर एट 66 में है और ये जो है वो कीपिंग क्वाइट में है। ठीक है, ये कर लेना, एग्जाम में पूछेगा ये चीज। आगे बोल रहे हैं पोएट्स कंपेयर हिज मदर विद, जो कमला दास है अपनी माँ को किस चीज से कंपेयर करती है? तो अपनी माँ को वो लेट विंटर मून से कंपेयर करती है। किससे कंपेयर करती है? लेट विंटर मून से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, वेयर इज पोएट गोइंग टू? पोएट जो है वो कहाँ जा रही है? तो पोएट जो है वो कोचिन एयरपोर्ट जा रही है। कहाँ से जा रही है? अपने माँ के साथ जा रही है। कहाँ से? अपने माँ के घर से। किस में बैठ के? कार में बैठ के। और पोएट के बगल में कौन बैठी है? पोएट के बगल में उसकी माँ बैठी हुई है। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग? किसका घर पोएट छोड़ के जा रही है? तो अपनी माँ का घर को वो छोड़ के जा रही है, हर मदर्स होम, अपनी माँ के घर को वो छोड़ के जा रही है। ठीक है, आगे व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर? जो पोएट है कमला दास, उसकी बचपन का क्या डर था? तो पोएट को बचपन का ये डर था, उसको डर था कि अगर हम बड़े हो जाएंगे तो हो सकता है मेरी माँ ओल्ड हो जाएगी और हम मेरी माँ को हमेशा के लिए खो देंगे। लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का डर। ठीक है, आगे द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर, पोएट कमला दास किसके घर से ड्राइविंग करते हुए जा रही थी? अपने पेरेंट्स होम से, यानी अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए एयरपोर्ट जा रही थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वो बोला गया है हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। कमला दास के बगल में कार में कौन बैठी है? तो उसकी मदर बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है? उसकी माँ बैठी हुई है, जो अभी 66 ईयर की हो चुकी है। आगे कमला दास वाजे, कमला दास क्या थी? एक तो याद रखना, कमला दास एक बंगाली थी। क्या थी कमला दास? एक बंगाली थी। ठीक है, आगे बोलता है, आगे कमला दास चाइल्डहुड फियर वाज द फियर ऑफ, कमला दास का बचपन का डर क्या था? तो बचपन का डर था सेपरेशन फ्रॉम हिज हर, हिज गलती से लिख दिए हैं यहाँ, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, यानी अपने माँ को खोने का डर, अपने माँ से अलग होने का डर था। हिज गलती से लिख दिए। ठीक है, यहाँ हर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फैमिली अहेज? यानी फैमिली अहेज मतलब बचपन का एक तरीके का परिवार को लेकर के डर। सेम इसका भी लास्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का डर। आगे आते हैं, व्हाट डिड कमला दास से टू हर मदर? यानी जब कमला दास एयरपोर्ट में एंटर कर रही थी तो अपनी माँ को देख के क्या बोलती है? तो अपनी माँ को देख के मुस्कुराते हुए ये बोलती है, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। और स्माइल इसलिए करती है कमला दास ताकि अपने अंदर के दर्द को वो छुपा सके और माँ को उसके जाने का दर्द ना हो। कीपिंग क्वाइट,
कीपिंग क्वाइट ये दूसरा पोयम है हम लोगों का, बोले ना 2 ही पोयम पूछेगा। कीपिंग क्वाइट का क्वेश्चन, हु वाज द पोएट ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट? कीपिंग क्वाइट के पोएट का नाम क्या है? तो कीपिंग क्वाइट का पोएट का नाम है पब्लो नेरूदा। कौन है? पब्लो नेरूदा है, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट कैन बी ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम द नेचर? ह्यूमन बींग्स को नेचर से क्या सीखना चाहिए? नेचर से सीखना चाहिए वर्किंग विथ साइलेंस, हमें अपना काम चुपचाप करते रहना चाहिए, वर्किंग विथ साइलेंस। आगे बोला गया व्हाट इज ऑलवेज अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेथ और स्टिल? अगर सब चीज अपने जगह पे रुक जाएगा या सब चीज मर जाएगा तो भी कौन सा चीज हमेशा के लिए अलाइव रहेगा? अर्थ एंड नेचर ऑफ आर ऑलवेज अलाइव, यानी कि पृथ्वी और प्राकृतिक जो है वो हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू आस्क व्हाइल ही काउंट अप 12? यानी पोएट जब 12 तक गिनती करते हैं तो उसके बाद वो क्या चाहते हैं? उसके बाद वो चाहते हैं कि हम सभी लोग खड़े हो जाए, स्टिल हो जाए, यानी हम सभी लोग क्या हो जाए? खड़े हो जाए, ठीक है। कीप क्वाइट, हम सभी लोग चुपचाप खड़े हो जाएं, पोएट यही चाहते हैं। आगे बोला गया है क्वेश्चन में पब्लो नेरूदा वांट्स टू एंटायर ह्यूमैनिटी टू? पब्लो नेरूदा पूरा ह्यूमैनिटी से क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कीप स्टिल, सभी लोग रुक जाएं, सभी लोग शांत हो जाएं, कीप स्टिल ये चाहते हैं वो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट आस्क अस टू काउंट, यानी इस पोएम में पब्लो नेरूदा हम लोगों को कितने तक गिनती गिनने बोलते हैं? 12 तक। इस स्टोरी इस पोएम में लास्ट में बोलते हैं नाउ यू काउंट टिल 12 एंड आई विल गो, आप 12 तक गिनो और हम जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से वो बोलते हैं, 12 तक गिने बोलते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी कुड नॉट हार्म, यानी फिशर्समैन मछुआरे लोग जो समुद्र से मछली पकड़ रहे हैं वो किसको नुकसान ना पहुंचाए? वेल्स को, जो वेल मछली होता है ना उसको नुकसान ना पहुंचाए। कई सार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। आगे व्हाट टाइप्स ऑफ वर्ड्स डज द पोएट टेक्स अबाउट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स गलती से लिख दिए, हाँ यहाँ होगा हम लोगों का वार्स, यानी युद्ध। किस तरीके के युद्ध के बारे में पोएट यहाँ पे बताए हैं? तो वो सब तरीके का वार के बारे में यहाँ बताए हैं, ऑल ऑफ दिस, ग्रीन वार, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, सब। राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट कैन ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम द नेचर? हम सभी लोगों को प्राकृतिक से क्या सीखना चाहिए? तो हम लोगों को सीखना चाहिए वर्किंग विथ साइलेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मैन गैदरिंग सॉल्ट कुड लुक एट हिज, यानी वो लोग जो समुद्र से नमक निकाल रहे हैं वो लोग अपने थोड़े से हाथ को देख लो कि उन लोगों का हाथ कितना ज्यादा हर्ट हो चुका है, हर्ट हैंड्स, ठीक है, यानी जो हाथ जो जख्मी हो गया है उसको देखो। हो गया, अब हम लोगों का फ्लेमिंगो बुक पूरा खत्म हो गया। एडवांस राइटिंग स्किल का सारा क्वेश्चन कर लिए, फ्लेमिंगो बुक का सारा स्टोरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, सारा पोयम कर लिए, इससे ज्यादा फ्लेमिंगो और में कुछ नहीं देखना। अब आते हैं विस्तास। विस्तास में बेसिकली 3 चैप्टर आप लोगों को हाफ ईयरली एग्जाम तक आप लोगों को दिखेगा। चलो करते हैं विस्तास बुक का चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल के ऑथर कौन है? तो थर्ड लेवल के ऑथर है आपका जैक फिनी। कौन है? जैक फिनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है व्हाट अनयूजुअल थिंग द नरेटर सीन्स एट द गार्डन सेंट्रल स्टेशन, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो ऑथर है, जो नरेटर है, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में क्या देखते हैं? तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में उनको द थर्ड लेवल दिखता है। एक्चुअल में स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेवल होता है, लेवल 1 लेवल 2, लेकिन इन महाशय को क्या दिखता है? 3 लेवल दिखता है, द थर्ड लेवल इनको दिखता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण। हाउ बोला गया है हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर एंड व्हाई? फर्स्ट डे कवर किसने भेजा था और क्यों? तो फर्स्ट डे कवर जो है वो सेम ने भेजा था, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है, और 1894 को भेजे थे। देखो 3 क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट डे कवर कौन भेजा था? सेम भेजा था। सेम क्या था? एक साइकाइट्रिस्ट था। और सेम इसको कब भेजा था? 1894 को भेजा था। 3 क्वेश्चन हो गया यहाँ। अगर पूछेगा सेम के बारे में, सेम कौन है, तो लिख देना साइकाइट्रिस्ट है, ठीक है, जो आगे एमसीक्यू में मिलेगा। आगे हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल? लो जी, सेम स्टोरी में कौन है? तो सेम था जो हम लोगों का है वो साइकाइट्रिस्ट है और दोस्त है चार्ली का। साइकाइट्रिस्ट है और दोस्त है चार्ली का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है व्हाई वाज द नरेटर सीइंग द थर्ड लेबर? नरेटर को ही थर्ड लेबर क्यों दिखता था जबकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था? इसलिए दिखता था बिकॉज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन हिज माइंड, क्योंकि वो माइंड से बहुत ही ज्यादा थक चुका था, परेशान हो गया था, इसलिए डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या है? तो थर्ड लेवल कुछ नहीं है, नरेटर के दिमाग में, उनके माइंड में सोचा गया एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। एन इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ द नरेटर्स माइंड, उनके मस्तिष्क में एक सोचा गया, समझा गया एक चीज है जो एक्चुअल में रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टम्प कलेक्शन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। चार्ली को उसका स्टम्प कलेक्शन कब मिलता है? फर्स्ट डे कवर में मिलता है, यानी फर्स्ट डे का जो कवर होता है उसमें उसको मिल जाता है। आगे व्हाट वाज द सेम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू ए लेटर। इस लेटर के रिगार्डिंग जो सेम है उसको किस चीज के लिए इनवाइट किया जाता है? तो इसको इनवाइट किया जाता है फॉर ए लेमेंडा पार्टी, फॉर ए लेमेंडा पार्टी के लिए इनवाइट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, बोल रहा है व्हाट वाज चार्लीज वाइफ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। चार्ली की वाइफ का नाम क्या था? लूसिया चार्ली की वाइफ का नाम था हाना। ये हाना तो आपका डॉक्टर सडाव की वाइफ का नाम था, ठीक है। जिट कालासा तो खुद एक ऑथर रह चुकी है। यहाँ हम लोगों का राइट आंसर क्या होगा? इसमें हम लोगों का राइट आंसर होगा लूसिया। चार्ली की वाइफ का नाम लूसिया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया हम लोगों का। अब हम लोग आते हैं द टाइगर किंग में। इतना ही हम लोगों को पढ़ना था द थर्ड लेवल में। टाइगर किंग का ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाना बच्चा लोग। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग के ऑथर कौन है? इनका ऑथर है कल्कि। कौन है इनका ऑथर? कल्कि। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। बोला गया हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। ये जो स्टोरी हम लोगों का टाइगर किंग, इसका मेन कैरेक्टर कौन है? तो ये जो हम लोगों का स्टोरी है, थोड़ा सा छोटा करने दो, हाँ। ये जो स्टोरी है हम लोगों का द टाइगर किंग, इसका मेन कैरेक्टर है हमारा द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम, यानी जो राजा हैं वो प्रतिबंधापुरम किंगडम के राजा हैं, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच आवर द प्रिंस वाज बर्न। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा का जन्म, राजकुमार का जन्म किस राशि में हुआ था? तो राजकुमार का जन्म इन द आवर ऑफ बुल, बुल राशि में हुआ था, इसलिए इसको टाइगर से खतरा था। किससे खतरा था? टाइगर से खतरा था। आगे बोला गया लेट्स टाइगर बी वियर, हु सेड दिस। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइगर सावधान हो जाओ, ये सवाल ये किसने बोला था? तो ये प्रिंस जंगजंग बहादुर ने कहा था, यानी वो जो हमारे जो प्रिंस थे ना, उन्होंने कहा था लेट्स टाइगर बी वियर, शेर तुम लोग सावधान हो जाओ, हम आ रहे हैं, आई विल किल यू, ऐसा। हु वाज दुरानियन, हु वाज दुरेंशियानी। दुरेंशियानी कौन थी? तो वो एक ग्रेडी वुमेन थी। कौन थी? एक ग्रेडी वुमेन थी। इसको बस याद रखना, हमको नहीं लगता है कि ये पूछेगा, ठीक है, बस याद रखना, अगर मिल जाए तो ट्रिगर हो जाए माइंड में। आगे एट व्हाट वाज द बॉय क्राउंडेड एज किंग, यानी जो राजा था, वो जो प्रिंस था, उसको कितने साल की उम्र में राजा बना दिया गया था? तो 20 साल की उम्र में उसको राजा बना दिया गया था। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। बोला गया व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी। टाइगर किंग शादी करने का डिसाइड क्यों किया? क्योंकि वो 100 टाइगर को मारना चाहता था, और 100 टाइगर को मारने के लिए उसके किंगडम में शेर खत्म हो गया था, इसलिए वो चाहता था कि हम 100 टाइगर को मारे, इसलिए एक हम महारानी से शादी करें और वहां का हम राजा बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट बर्थ गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंटेड टू हिज 3 years ओल्ड सन। महाराजा का जो 3 साल का बेटा था, उसको वो क्या चीज गिफ्ट दिया था? तो उसको ये टॉयस टाइगर, यानी एक लकड़ी का टाइगर का खिलौना उसको गिफ्ट किया था, और यही जो वुडन टाइगर था, लकड़ी का टाइगर था, यही टाइगर किंग का मौत का कारण बना था, ठीक है। आगे व्हाट बिकम द कॉजेज ऑफ किंग्स डेथ। देखो बोल रहा है कि राजा का मृत्यु का कारण क्या था? तो राजा का मृत्यु का कारण वही था, ए वुडन टाइगर फ्रॉम द टॉय शॉप, यानी खिलौना का दुकान से वो जो लकड़ी का टाइगर का खिलौना खरीदा था, वही उसका मौत का कारण था। स्टोरी में हम आप लोगों को इस चीज को समझाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट है हाफ ईयरली के लिए, एमसीक्यू के लिए, इसलिए रट लो, समझ लो, बस कहानी खत्म। क्योंकि वहां से आने के बाद तो हम लोग इसको फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे ही। व्हाट वाज बेन्ड बाय द टाइगर किंग इन द स्टेट ऑफ प्रतिबंधापुरम। राजा ने प्रतिबंधापुरम में किन चीज के ऊपर पाबंदी लगा दिया था? तो टाइगर हंटिंग के लिए पाबंदी लगा दिया था, क्योंकि टाइगर किंग जो है वो खुद जो है वो 100 टाइगर को मारना चाहते थे, इसलिए बाकी लोगों को टाइगर हंटिंग से पाबंदी लगा दिया था। बोला गया हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी को जो राजा है वो 30 रिंग्स भेजा था। कितने रिंग्स भेजा था? 30 नहीं भाई, 30 रिंग्स भेजा था। 30 रिंग्स भेजा था या 50 रिंग्स भेजा था? एक बार थोड़ा देख लेना तो आप लोग, और हमको इसका आंसर बताना। तो 30 रिंग्स भेजा था या 50 रिंग्स भेजा था? हमको थोड़ा एक बार इसको बताना नीचे, ठीक है, बताना तो एक बार हमको। जिसका आंसर आएगा पहले हम उसको पिन कर देंगे। आगे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
बोल रहा है क्वेश्चन पे, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर। वो जो प्रिंस था वो कितने दिनों का था उस समय, वो जो है वो सारे पंडितों को अचंभित कर दिया था। तो उस समय सिर्फ और सिर्फ वो 10 दिनों का था। जब उसका नेम सेरेमनी हो रहा था उसी समय वो बोलना स्टार्ट कर देता है 10 दिनों में। ठीक है, आप बोलोगे 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है? ये बस स्टोरी है, इमेजिनरी स्टोरी है, फेरी टेल्स है, इसीलिए इस पे बिलीव नहीं करना। हाँ, लेकिन वो 10 दिन का राजा था, 10 दिन का वो राजकुमार था, तब वो बोलना स्टार्ट कर देता है। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। अब आते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, लास्ट एमसीक्यू चैप्टर है। इसके बाद पूरा का पूरा इंग्लिश खत्म। इससे ज्यादा इंग्लिश में कुछ नहीं करना, काम आपका चल जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी टाइम डोज, और हाँ स्टोरी पोएट और ऑथर का नाम जरूर याद रखना, हम बार बार बोल रहे हैं। हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड टिसानी ढोसी क्रॉस? टिसानी ढोसी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के ऑथर है। टिसानी ढोसी कितने टाइम जोन को क्रॉस की थी? तो 9 टाइम जोन को क्रॉस की थी अंटार्कटिका पहुंचने के लिए। 9 टाइम जोन, 6 चेक पोस्ट और 3 वाटर टेरिटरी बॉडी को क्रॉस करते हुए वो अंटार्कटिका पहुंची थी। ठीक है, चलो आगे बोल रहे हैं, विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जी ऑफ ग्रीन? कैनेडियन जी ऑफ ग्रीन के द्वारा जो है वो कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है? तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। कौन सा? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम चलाया जाता है और टिसानी ढोसी इसी की एक मेंबर थी। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट इज द एकेडमिक होसाल्स्की? एकेडमिक होसाल्स्की क्या है? तो याद रखना, एकेडमिक सोकाल्स्की जो है, गलत पढ़ रहे हैं, एकेडमिक सोकाल्स्की जो है एक्चुअल में ये एक नाव है। क्या है? ये एक नाव है जो स्टूडेंट लोगों को अंटार्कटिका लेकर के जाता है। इसी इसी नाव को बोला जाता है एकेडमिक होसाल्स्की। और ये नाव किस देश का है? तो ये हम लोगों का जो नाव है ये रसियन रिसर्च वेजल है। कहाँ का? ये रसियन का ये रिसर्च वेजल है। कहाँ का है? रसिया का ये रिसर्च वेजल है। आया समझ में? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी इयर्स डिड गोंडावाना एग्जिस्टेड? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोंडावाना लगभग कितने साल पहले एग्जिस्ट क्या करता था? तो 650 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 650 मिलियन साल पहले। आगे आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव? अंटार्कटिका में किस तरीके का वातावरण या पर्यावरण है? तो बहुत ही ज्यादा वहाँ कोल्डेस्ट भी है, ड्राइएस्ट भी है, विंडेस्ट भी बहुत है। तो ऑल ऑफ दिस, ये सब पर्यावरण वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, स्टोरी पढ़ाते समय हम डिटेल में ये सब समझाएंगे, अभी बस हाफ ईयरली के लिए कर रहे हैं, इसलिए सब बस सिर्फ कर लो, खत्म कहानी। बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में क्या पाया जा सकता है? अंटार्कटिका में जो है वो जियोलॉजिकल हिस्ट्री, याद रखना, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री नहीं, जियोलॉजिकल हिस्ट्री। कौन सा हिस्ट्री? जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड है अंटार्कटिका में। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट वाज गोंडावाना? गोंडावाना क्या था? तो गोंडावाना कुछ नहीं था, एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। एन एंशिएंट, प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट था, बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट वो था। यही सुपर कॉन्टिनेंट टूटने के बाद ही आज जो हम लोगों को 7 महादेश दिखता है ना, 7 कॉन्टिनेंट, ये 7 का 7 कॉन्टिनेंट गोंडावाना का ही हिस्सा था। जब हम ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे ना, तब हम आप लोगों को ये सब चीज वहां पे समझाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड द राइटर यूज टू रीच अंटार्कटिका? यानी जब ऑथर अंटार्कटिका पहुंची तो वो किस किस चीज का हेल्प लेके पहुंची थी? तो सब कुछ रास्ते, ये कार है, हाँ, कुछ सफर वो कार से की, कुछ सफर वो शिप से की, कुछ सफर वो एरोप्लेन से की, उसके बाद ही वो अंटार्कटिका पहुंची थी। आगे बोला गया, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस बीन ऑपरेशन? कितने सालों से ये चल रहा था? तो लगभग ये पिछले 5 सालों से चल रहा था। कितने सालों से चल रहा था ये प्रोग्राम? लगभग ये प्रोग्राम पिछले 5 सालों से चल रहा था। ठीक है, आगे आगे बोला गया, विच प्रोग्राम वाज द लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम? यानी पोएट ऑथर के लिए कौन सा प्रोग्राम लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम था? तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम था ऑथर के लिए। आगे, वेयर डज 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस एग्जिस्ट? इस पूरे पृथ्वी का लगभग 90% बर्फ कहाँ पाया जाता है? तो 90% बर्फ जो है ना वो यहाँ अंटार्कटिका में पाया जाता है। ये नीचे नीचे में अंटार्कटिका है, यहाँ पाया जाता है। यानी कहाँ पे? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे पाया जाता है। कहाँ? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे आपका पाया जाता है, यहाँ है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, नीचे है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। बोला गया है, व्हाई इज अंटार्कटिका कंप्लीटली प्योर? अंटार्कटिका पूरा तरह से अभी तक प्योर कैसा है?
इसलिए बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, क्योंकि वहां पे लोगों को रहने का आजादी नहीं है। आप वहां पे जमीन बना के या जमीन लेकर के घर बना के नहीं रह सकते हैं। इसलिए अंटार्कटिका अभी तक सेफ है, क्योंकि हम इंसान लोग पूरे पूरे पृथ्वी का सबसे दुष्ट प्राणी है। हम जहां रहेंगे वहां अर्थ को दूषित करेंगे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने फायदे के लिए पर्यावरण को यूज करके उसका नुकसान पहुंचाएंगे। इंसान पूरे विश्व का सबसे ज्यादा दरिद्र प्राणियों में से एक है, सच्चाई यही है। ठीक है, बस हो गया, इतना ही क्वेश्चन कर लो। इतना क्वेश्चन करने से ये मच मोर देन इनफ है। अगर आपको इससे ज्यादा और करना है तो बेझिझक कर लेना, लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपने अगर इतना क्वेश्चन कर लिया तो भाई हो गया, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। सारा का सारा क्वेश्चन आपका इसी के अंदर से मिल जाएगा। फिर भी अगर आप और पढ़ना चाहे तो अनडाउटेडली आप और पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आंसर के साथ इसका पीडीएफ दे देंगे। वहां से जाकर के इसको डाउनलोड करके एक बार इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद और डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए हैं तो ये तो और अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी और सब्जेक्ट का वन शॉट वीडियो चाहिए एमसीक्यू के लिए तो बोल देना, हम वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, जो आपके एग्जाम में 100% आप लोगों का हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। और हाँ, शेयर कर देना। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दो ताकि वो लोग भी इसका फायदा ले सके। ठीक है ना, चलो बाय।